Good afternoon, everyone. My name is Nishant and ये आपका सेकंड सेशन है आज का। कल हमने पहला सेशन में अटेंड किया था। पहले सेशन में हमने कल ये देखा था कि हम पाइथन के थ्रू लिनक्स की या किसी ओएस स्पेसिफिक कमांड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। कल हमने ये देखा था। आज हम कुछ और चीज़ें आगे परफॉर्म करेंगे। तो कल हमने दो मॉड्यूल्स पढ़े थे। एक हमने ओएस मॉड्यूल पढ़ा था और एक हमने सब प्रोसेस मॉड्यूल पढ़ा था। ओएस मॉड्यूल के हमने दो फंक्शन पढ़े थे। पहला फंक्शन हमने पढ़ा था सिस्टम फंक्शन और दूसरा हमने पढ़ा था popen फंक्शन। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास में दो तरीके की कमांड होती है। पहली कमांड जो हमें आउटपुट रिटर्न नहीं करती, मतलब वैसे दो तरीके की नहीं होती, बट हम उसको दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं जस्ट फॉर आवर नॉलेज, कि एक कमांड जो हमें आउटपुट रिटर्न करती है और एक कमांड जो हमें आउटपुट रिटर्न नहीं करती। जो कमांड हमें आउटपुट रिटर्न नहीं करती उसे हम सिस्टम फंक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम फंक्शन हमें एग्जिट स्टेटस रिटर्न करता है, ये हमें कमांड का आउटपुट रिटर्न नहीं करता। एक हमने फंक्शन पढ़ा था popen फंक्शन, जो हमें कमांड का आउटपुट रिटर्न करता है, लेकिन इसमें हमें कमांड के आउटपुट को रीड करना पड़ता था। और रीड करने के लिए मैंने आपको कल तीन फंक्शन पढ़ाए थे। एक रीड फंक्शन पढ़ाया था, एक रीड लाइन फंक्शन पढ़ाया था और एक रीड लाइन्स पढ़ाया था। रीड हमें रीड करके सारा आउटपुट स्ट्रिंग में रिटर्न करता था। रीड लाइन हमें एक सिंगल लाइन रीड करके देता था आउटपुट की, और रीड लाइन हमें सारी लाइंस को रीड करके एक लिस्ट में रिटर्न करता था। पाइथन में लिस्ट एक डेटा टाइप होता है एरे की तरह, जो मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। तो आज भी हम कुछ इसी तरीके का टास्क करेंगे, लेकिन कुछ और चीजों को समझते हैं पहले। चलो हम यहाँ से बेसिक पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर कुछ फंक्शंस आपको और पढ़ाऊंगा, कुछ और चीजें समझाएंगे। तो मान के चलते हैं हमें जो टास्क करना है बहुत इजी सा टास्क लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पाइथन के सिंटैक्स को। जैसे हम लोग df-h कमांड चलाते हैं। df-h के बाद में मान के चलो मैंने कहा मुझे ये जो मेरा माउंट पॉइंट रूट है, मुझे रूट का सपोज कर तो या तो कैपेसिटी निकालनी है या आई यूज्ड निकालना है, जो भी आपको निकालना है, और उसके बेस पे हमें मॉनिटरिंग करनी है और कोई एक मेल सेंड करना है। सपोज करते हैं ये बेसिक सा टास्क ले लेते हैं। अगर हमें इस टास्क को पाइथन के थ्रू इंप्लीमेंट करना होगा तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आज सबसे पहला प्रोग्राम हम ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, मुझे df-h कमांड को एग्जीक्यूट करना है और उसके आउटपुट को रीड करना है। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि जिस भी कमांड का आउटपुट आपको गेट करना हो, आप ओएस का popen फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर हमने एक और मॉड्यूल पढ़ा था सब प्रोसेस। सब प्रोसेस का हमने एक रन फंक्शन और पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे यूज किया popen, मैंने यहाँ पे कमांड दी, मैंने लिखा df-h। मैंने कहा जो इस कमांड का आउटपुट आएगा हम उसको रीड लाइंस मेथड के थ्रू मल्टीपल लाइंस में रीड करेंगे। यानी कि हर लाइन हमारे पास जो आएगी वो किस में आएगी, लिस्ट में आएगी। अच्छा, यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी आएंगी जो अभी तक आपको नॉलेज नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज को आपके साथ में डिस्क्राइब करके चल सकूं। सबसे पहले जब भी कोई भी आइटम पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, जैसे एरे होता है। एरे क्या कहता है कि मैं मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकता हूं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हमारी df-h कमांड के जो मल्टीपल लाइंस के आउटपुट आते हैं, वो सारी लाइंस को यहाँ हमने लिस्ट के अंदर स्टोर किया हुआ है। ये पहली लाइन है आपकी, कॉमा से सेपरेट होती है वैल्यूज। ये दूसरी लाइन है आपकी, ये तीसरी लाइन है आपकी, ये चौथी लाइन है आपकी, ये पांचवी लाइन है और ये छठवीं लाइन है। इस तरीके से मल्टीपल लाइंस का आउटपुट है। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी एरे में से हम एक एक आइटम प्रिंट करते हैं तो एक एक आइटम निकालने की बजाय हम लूप लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा, जो डेटा एक मेरी लिस्ट है या एरे है, वैसे तो लिस्ट है टेक्निकली, मैंने इसका लूप लगा दिया। मैंने कहा फॉर लाइन इन डेटा। ये पाइथन का सिंटेक्स होता है लूप का। इस तरीके से पाइथन में लूप लगाया जाता है। जब आप यहाँ पे लाइन को प्रिंट करोगे तो एक एक लाइन जो आपके आउटपुट में से थी वो सारी लाइंस आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये देखो पहली लाइन आउटपुट, ये दूसरी लाइन का आउटपुट,
ये तीसरी लाइन का आउटपुट, ये चौथी लाइन का, पांचवी लाइन का, छठवीं लाइन का। अब एक छोटी सी चीज समझाता हूं मैं आपको। ये जो लाइन का आउटपुट आ रहा है, इसमें फाइल सिस्टम है, साइज्ड है, यूज्ड अवेलेबिलिटी है, सारी चीजें हैं, यूज्ड माउंट पॉइंट, सब कुछ है इसमें। मान के चलते हैं मेरे पास में कोई एक स्ट्रिंग है, अभी इसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे कुछ आपको समझाना है। अब वो समझाना क्या है, मान के चलो मेरे पास में एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है पाइथन में। पाइथन में 5 डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बुलियन होता है, स्ट्रिंग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में जाते हैं या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जाते हैं, तो हर डेटा का एक टाइप होता है। पाइथन में भी ये 5 डेटा के टाइप होते हैं। वैसे पाइथन में कभी भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसको टाइप नहीं दिया जाता, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। जो कोई लैंग्वेज आपकी डायनेमिक होती है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रिप्टिंग होती है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको टाइप नहीं दिया जाता। यहाँ पे जैसे सी वगैरह में या जावा वगैरह में आप str लिखते हो या केयर लिखते हो, इंट लिखते हो, हमारे यहाँ नहीं लिखा जाता। तो ये जो st, जब भी किसी भी वैल्यू को कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करते हैं हम लोग, वो आपकी क्या बन जाती है? स्ट्रिंग बन जाती है। जब भी किसी भी वैल्यू को कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज किया जाता है तो वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। अब मान के चलो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू KR। अब अगर आप इस स्ट्रिंग को देखोगे तो ये एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन इस स्ट्रिंग में 3 वर्ड हैं। मैं जैसे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो एक लाइन है पूरी की पूरी, ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। लेकिन ऐसा नहीं देख सकते कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कोई अलग अलग नहीं है, ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। और ये सिंगल वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं है। अब ये जब सिंगल वैल्यू है तो मैं इनको अलग अलग कंसीडर नहीं कर सकता। तो मैं इस सिंगल रूट को नहीं उठा सकता, या मैं सिंगल इस वैल्यू को नहीं उठा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ KR उठाना है यहां से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेलकम को, टू को और KR को सबको अलग अलग करना पड़ेगा। यानी कि मुझे इन तीनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। ये मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो यही ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी मुझे? क्योंकि ये मेरी एक सिंगल वैल्यू है, और ये सिंगल वैल्यू मल्टीपल अलग अलग नहीं है। बट अगर मुझे सबके साथ अलग अलग काम करना है तो सबको स्प्लिट करना पड़ेगा। और स्प्लिट करने के लिए स्ट्रिंग का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है स्प्लिट नाम का। स्प्लिट मेथड क्या कहता है कि अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपको वैल्यू को किससे स्प्लिट करना है, तो मैं आपकी स्ट्रिंग को व्हाइट स्पेस से स्प्लिट कर दूंगा। जहां भी आपकी स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस होगा, मैं आपकी स्ट्रिंग को वहां वहां से स्प्लिट कर दूंगा। यानी कि वेलकम के बाद ये व्हाइट स्पेस मिलेगा तो पहला स्प्लिट यहां से होगा। फिर टू के बाद व्हाइट स्पेस मिलेगा तो यहां से स्प्लिट होगा। यानी कि अब एक और चीज सोचते हैं। भाई एक वैल्यू थी आपके पास में, मान के चलो आपके पास एक वैल्यू थी, आपने उसको तोड़ दिया, अब वो मल्टीपल वैल्यू बन गई। अब मल्टीपल वैल्यूज किसमें स्टोर होती है? लिस्ट में स्टोर होती है पाइथन में। तो ये जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा, जिसमें देखो वेलकम अलग हो गया, टू अलग हो गया और KR अलग हो गया, हर वैल्यू अलग अलग हो गई। यही मुझे इनके साथ में करना है। जो एक लाइन है, मैं क्या करूंगा? हर लाइन को स्प्लिट कर दूंगा व्हाइट स्पेस से। तो फाइल सिस्टम अलग हो जाएगा, साइज अलग हो जाएगा, यूज्ड अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। ये मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा sp_line, कोई एक नया वेरिएबल ले लिया sp फॉर स्प्लिट, और मैंने यहाँ पे लिखा line डॉट स्प्लिट। मैंने स्प्लिटर नहीं बताया क्योंकि हमको व्हाइट स्पेस से स्प्लिट करना है। अब जब इस sp_line को आप जब चेक करोगे प्रिंट करके, तो हर लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, किससे? व्हाइट स्पेस से, यानी कि स्प्लिट हो जाएगी, और हर आइटम आपका अलग अलग हो जाएगा। अब देखो, ये भी एक एरिया पहली लाइन का, ये देखो दूसरी लाइन का एरिया जिसमें रूट अलग हो गया, हर वैल्यू अलग अलग हो गई, नहीं हो गई? लेकिन हर वैल्यू को अगर देख पा रहे हो तो कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज जब भी वैल्यू होती है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। एक चीज और, कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते। मान के चलो मेरे पास में 3 और 4 ये दो वैल्यूज हैं। अगर मैं इन दोनों को कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करूंगा और अगर मैं x+y करूंगा, तो आउटपुट 7 नहीं आएगा, आउटपुट 34 आएगा। स्ट्रिंग वैल्यू आपस में कॉन्केटिनेट हो जाती है, कभी भी उसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता। चलो प्लस ऑपरेटर तो काम कर भी जाता है, अगर आप x/y करोगे तब भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमें कास्टिंग करनी पड़ती है, वो भी आगे वाले कॉन्सेप्ट पे आके समझेंगे। हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमने क्या को ब्रेक कर लिया।
अब एक चीज और समझते हैं। अभी ये जो आपके पास आउटपुट आया है ये एक लिस्ट है। पाइथन में इसको लिस्ट बोला जाता है। जब भी कोई भी आइटम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो एंड इफ द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा सेपरेटर, देन वी कंसीडर इट एज ए लिस्ट। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे एरे होता था। अब आपको पता है कि एरे में मान लो मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल टू, अब a तो एंटायर लिस्ट को पॉइंट आउट करता है। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को यूज करना होगा तो कैसे यूज करूंगा? एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान के चलो ये आपका एक रूम है और इस रूम में 4 चेयर लगी हुई है। ये पहली चेयर है, ये दूसरी चेयर है, ये तीसरी चेयर है और ये चौथी चेयर है। अब मान लो कोई भी एक पर्सन आता है और उसको एक स्टूडेंट को कॉल करना है। ना तो उस स्टूडेंट का नाम पता और ना ही उसको स्टूडेंट का रोल नंबर पता। अब वो कैसे स्टूडेंट को पॉइंट आउट करेगा? उसकी पोजीशन के बेस पे कि भाई वो जो सबसे लास्ट वाली चेयर पे स्टूडेंट बैठा है मुझे उसको कॉल करना है, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट है यहाँ पे। अगर वो ये बोलता है कि स्टूडेंट को मुझे कॉल करना है तो ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर को कॉल करना है तो किसके बेस पे करेगा? उसकी पोजीशन के बेस पे। सेम चीज यहां पे आती है। ए तो सारी वैल्यूज को पॉइंट आउट करता है। अगर मैं बोलता हूं मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो ए तो एंटायर लिस्ट को पॉइंट आउट करता है ना। तो हर वैल्यू यहाँ पे किसके बेसिस पे स्टोर होती है? पोजीशन। पोजीशन को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से हर वैल्यू इंडेक्स बेस्ड स्टोर होती है जैसे एरे में स्टोर होती थी। अच्छा, पाइथन में एक एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग होती है -1 -2 -3 -4। एक ही प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बहुत सारी चीजें भी समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। 6 7 8 और 9। इस तरीके से हर वैल्यू एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे यानी कि पोजीशन के बेस पे स्टोर होती है। अब अगर मुझे यहां से रूट वाली वैल्यू चाहिए इस लाइन में से, तो या तो मैं ये बोल सकता हूं मुझे 8th इंडेक्स से चाहिए, या मैं ये बोल सकता हूं मुझे -1 इंडेक्स से चाहिए। तो मैं दोनों में से कोई सी भी इंडेक्सिंग यूज कर सकता हूं। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारी लाइन है, भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने कहा जो रूट है उसका हमें यूज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? अभी फेल्स लगा रहे यानी कि हम डिसीजन ले रहे हैं। तो मैंने कहा sp_line। मैंने क्या बताया? लास्ट वाली वैल्यू कौन से इंडेक्स पे होती है? -1 पे। मैंने कहा अगर sp_line -1 पे रूट रखा हुआ है तो उस लाइन को प्रिंट कर दो। अभी के लिए पूरी लाइन प्रिंट करके दिखा देता हूं। अब सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट होगी। कौन सी वाली? जिसके सबसे लास्ट में जाके रूट होगा, वो लाइन सिर्फ प्रिंट होगी। बाकी की और कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होगी। ये देखो, अब इसमें से चाहिए मुझे कौन सी वैल्यू? 26% चाहिए या ये वाला चाहिए, वो आप डिसाइड करो। आपको आई यूज चाहिए या परसेंटेज वाला यूज चाहिए या फ्री वाला चाहिए आपको। तो हम निकाल लेते चलो 26% को, कोई भी निकाल लो। अब ये कौन से इंडेक्स पे आएगा? -1 -2 -3 -4 और -5। कौन से इंडेक्स पे आया? -5। तो मैंने कहा sp_line के -5th इंडेक्स की वैल्यू हमें निकाल के दो, दैट विल बी 26%। अब एक चीज यहां पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। पाइथन में हमारे पास, मैंने आपको बताया अभी, मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इंटीजर वैल्यू है। एक्चुअल में इंटीजर वैल्यू वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 डिजिट ही होते हैं। हमारी वैल्यू में पीछे परसेंटेज लगा हुआ है। अब हमारी वैल्यू में पीछे परसेंटेज लगा हुआ है, इसलिए वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 26%, और फिर मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले ली। मैंने कहा इफ x इज ग्रेटर देन, या इफ छोड़ देते हैं चलो, मैंने कहा थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी है 34, मान लेते हैं, सपोज करते हैं। मैंने कहा इफ x इज ग्रेटर देन 30। x किस टाइप की वैल्यू है? x है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। और 34 किस टाइप की वैल्यू है? 34 है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। दोनों वैल्यू अलग अलग टाइप की हो गई। अब जब दोनों वैल्यू अलग अलग टाइप की होगी तो दोनों के बीच में कंपैरिजन ही नहीं होगा। वो क्या कह रहा है कि ये वाला जो ऑपरेटर आप अप्लाई कर रहे हो ये सपोर्ट नहीं होगा किसके बीच में? स्ट्रिंग के बीच में और इंटीजर के बीच में। सेम टाइप की वैल्यू होगी तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये बड़ी है या छोटी है, या इक्वल है या नहीं है इक्वल। अगर वैल्यू आपकी सेम टाइप की है तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस 26 को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 26 को इंटीजर में कन्वर्ट तो तब करेंगे जब परसेंटेज नहीं होगा उसमें।
क्योंकि इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, मैं वैल्यू को कन्वर्ट तो कर दूंगा इंटीजर में, लेकिन मैं उसी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होंगे, जिसमें कोई भी सिंबल, करेक्टर या कुछ और होगा, मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में इंट नाम का एक फंक्शन होता है। जब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एरर क्या आएगी, एरर कह रहा है कि भाई मैं उसी वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा जिसका बेस 10 होगा। और हमारी वैल्यू का बेस 10 कौन सी वैल्यू होती है, बेस 10 वाली वैल्यू वो होती है जो 0 to 9 यूज होता है सिर्फ जिसमें। अब हमारी वैल्यू में तो परसेंटेज भी है, यानी कि ये बेस 10 वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, 26 में से परसेंटेज को हटाना। हटाने का मतलब क्या है, स्ट्रिप करना। और स्ट्रिप करने के लिए हमारे पास में स्ट्रिंग का एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स स्ट्रिप। और स्ट्रिप में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज साइन। अच्छा, स्ट्रिप में हमारे पास 3 स्ट्रिप होते हैं, एक होता है एल स्ट्रिप और एक होता है आर स्ट्रिप। मुझे किधर से करना है, राइट साइड से स्ट्रिप करना है। मैंने कहा स्ट्रिंग के राइट साइड में से परसेंटेज को स्ट्रिप करो और किसको असाइन कर दो, वाई को। जब वाई को देखो तो क्या निकल के आया, सिर्फ 26%। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतना काम करने के लिए मुझे इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। भाई ये लास्ट का प्रोग्राम है, स्टार्टिंग का नहीं है। अब तो आपको ये सारी चीजें आती नहीं, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें भी समझा रहा हूँ, इसलिए प्रोग्राम में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं हर एक छोटी चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मान के चलो हमें पाइथन आती या हमने पाइथन की हुई होती तो मैं आपको फिर ये सब चीजें क्यों समझाता, फिर तो मैं आपको समझाता 1 मिनट का प्रोग्राम था ये आपके लिए। लेकिन अभी टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि हम उसी में पूरा पाइथन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये प्रोग्राम टाइम ले रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर पाइथन के थ्रू स्क्रिप्टिंग करेंगे तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा, वो तब लगेगा जब पाइथन नहीं आती। अगर पाइथन आती तो ये 1 मिनट का टास्क है। अब मेरे पास में 26 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ y। अब y का इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये z26 आपकी इंटीजर वैल्यू है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो किसी भी इंटीजर वैल्यू से, तब ये आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देगा। यही सेम टू सेम काम मुझे अपने प्रोग्राम में करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिप कर देते हैं यहां से पहले परसेंटेज को, तो r स्ट्रिप लगा देते हैं, सेम जो भी हमने लगाया था। हमने कहा परसेंटेज को स्ट्रिप कर दो और स्ट्रिप करने के बाद इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी अब वो इंटीजर में कन्वर्ट होके आपके पास आ जाएगी। हमने सिंगल लाइन में उसको स्ट्रिप भी कर दिया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर दिया और x को असाइन कर दिया। अब आपके पास x26 होगी और वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगी, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होगी। ये देखो 25 दिखा रहा है अभी। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इसको कंपेयर करना है किससे, थ्रेशोल्ड से। तो थ्रेशोल्ड से कंपेयर करने के लिए फिर से मैं डिसीजन लूंगा। थ्रेशोल्ड से कंपेयर करने के लिए फिर से मैं डिसीजन लूंगा और डिसीजन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिर से कोई भी मैं चेक करूंगा क्या मेरा x ग्रेटर देन दिस वैल्यू है या नहीं है। कोई भी एक वैल्यू ले लो। हमारा 25 हम 20 ले लेते हैं थ्रेशोल्ड, जिससे कि ट्रू हो। बेसिकली मेरा ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने छोटी वैल्यू ली है। आप चाहो तो बड़ी ले सकते हो। अब यहां से क्या करना है, हमें यहाँ करना है मेल सेंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मेल सेंडिंग समझाता हूँ। हमें कोई एक अलर्ट बनाना है और मेल सेंड करना है। मेरे पास प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको इसको हर एक लाइन समझाता हूँ। पाइथन में एक और मॉड्यूल होता है SMTP लिब मॉड्यूल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लाइब्रेरी। ये मेल सेंडिंग के लिए यूज होती है। एक और मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे गेट पास, ये पासवर्ड रीड करने के लिए यूज होता है। क्योंकि जब भी हम पासवर्ड इनपुट फंक्शन से रीड करते हो, जब कंसोल पे आप आउट जो पासवर्ड अपना एंटर करोगे तो पासवर्ड विजिबल होगा सबको। लेकिन जब वही पासवर्ड आप गेट पास मॉड्यूल के थ्रू रीड करोगे तो वो विजिबल नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे पहला मॉड्यूल SMTP यूज कर रहा हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे गेट पास यूज कर रहा हूँ। SMTP सेशन बनाने के लिए जीमेल के साथ में, क्योंकि मैं यहाँ जीमेल यूज करूंगा, मेरे पास प्राइवेट मेल सर्वर नहीं है। अगर आपके पास प्राइवेट मेल सर्वर है तो फिर आप वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे सेम तरीके से। बस आपको यहाँ पे अपना होस्ट लिखना पड़ेगा और ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट मेल सर्वर में, जीमेल में ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा SMTP लिब पहला मॉड्यूल।
दूसरा गेट पास पासवर्ड रीड करने के लिए, और एक लाइब्रेरी होती है हमारे पास में ईमेल्स लाइब्रेरी, उस ईमेल्स लाइब्रेरी की एक क्लास यूज कर रहे हैं ईमेल मैसेज क्लास, मेल सेंडिंग के लिए। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे सेंड मेल नाम का, जो हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है, सेंडर की मेल आईडी, रिसीवर की मेल आईडी, सब्जेक्ट आपको क्या भेजना और मैसेज आपको क्या भेजना है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये चार चीजें प्रोवाइड करोगे, सेंडर का मेल क्या है, रिसीवर का मेल क्या है, सब्जेक्ट क्या है और मैसेज क्या है। पासवर्ड रीड किया हमने यहाँ यूजर से, गेट पास डॉट गेट पास, हमने कहा एंटर करो अपना पासवर्ड, वो पासवर्ड एंटर करेगा, हमारे पास पासवर्ड आ गया। हमने ईमेल मैसेज का ऑब्जेक्ट बताया जिसमें हमने सब्जेक्ट एड ऑन किया, फ्रॉम एड ऑन किया, टू एड ऑन किया, और इसके बाद हमने अपना कंटेंट भी इसमें एड ऑन कर दिया। तो हमारा एक मैसेज बनके तैयार हो गया जिसमें सब्जेक्ट, फ्रॉम, टू और मैसेज तीनों चीजें हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, SMTP क्लास का एक सेशन क्रिएट किया। ये आपका जीमेल का होस्ट है और ये जीमेल का पोर्ट है जिसमें हमने क्या किया, सेशन क्रिएट किया है, SMTP सेशन जीमेल के अकाउंट के साथ में। सेशन बनाने के बाद हमने उसको लॉगिन किया, यानी कि ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेशन में सेंडर का मेल और पासवर्ड दोनों चीजें जाएगी। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद में सेंड कर देंगे मैसेज को। अब जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सेंड मेल फंक्शन को कॉल करेंगे यहां से। हमने कहा अगर थ्रेशोल्ड से वैल्यू ज्यादा है तो सेंड करो मेल, और सेंड मेल ये सारी चीजें पास कर दो, किससे मेल भेजना है, किसको मेल भेजना है, क्या सब्जेक्ट रहेगा और क्या मैसेज रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेंडर का मेल, रिसीवर का मेल, सब्जेक्ट, ये मैसेज हो गया, जो भी मैसेज आपको भेजना है। ठीक है, अब अगर ये नहीं होता तो हम एल्स लगा के कुछ मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, बट हमें एल्स पे काम नहीं करना, हमें तो सिर्फ तभी मेल सेंड करना था जब वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 20 होगी। एक बार अब इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, टर्मिनल पे जाएंगे, जिस लोकेशन में आपकी py फाइल रखी है उस लोकेशन पे, यहाँ एडमिन में ही रखी है, मैं ऑलरेडी एडमिन में हूँ। पाइथन कमांड एंड देन फाइल का नाम जो भी आपकी फाइल है test.py। जब आप इसको रन करोगे तो पासवर्ड आपसे मांग रहा है, यानी कि पासवर्ड कब मांग रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी कि ये सारी की सारी लाइंस आपकी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया और एंटर किया। अच्छा, ये पासवर्ड वैसे एक फाइल में भी रख सकते हो, वैसे प्राइवेट मेल सर्वर में ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती, आपको ये बीच में पासवर्ड नहीं मांगेगा, प्राइवेट मेल सर्वर में ऑथेंटिकेशन नहीं लगता। या फिर अगर ऑथेंटिकेशन लगता भी है तो हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग से बना सकते हैं, कॉन्फ़िग फाइल जो होती है उसमें हम अपना पासवर्ड रख सकते हैं, तो ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। अभी के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया। ऑब्वियसली आप जीमेल के थ्रू किसी को मेल सेंड करने वाले नहीं हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास में मेल आ चुका होगा, और ये देखो मेल आ गया मेरे पास में, हेलो टीम, कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 20%। इस तरीके से हम पाइथन में स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं। ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने कुछ चीजें क्लियर की कि लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये पहला प्रोग्राम था आपका। दूसरे कुछ और चीजें समझाता हूँ मैं आपको। मैंने कल आपको क्या बताया था कि अगर आपका टास्क, मेन जो टास्क है वो अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है, अगर आपको
ऑटोमेशन करनी है, अगर आपको इस तरीके का एडमिन पे जॉब कर रहे हो, या इस तरीके का कोई भी आप काम कर रहे हो, क्लाउड पे काम कर रहे हो, डेवऑप्स पे काम कर रहे हो, मैंने आपको बताया था ये मॉड्यूल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल। इसके पास में सारे फंक्शंस हैं। इसके पास में वो फंक्शंस भी हैं जो एक फाइल को सर्च कर सकता है, इसके पास में वो फंक्शन भी है जो फाइल का साइज निकाल सकता है, इसके पास में वो फंक्शन भी है जो फाइल का टाइम, क्रिएशन टाइम, मॉडिफिकेशन, डायरेक्टरी रिमूव कर सकता है, फाइल की सारी स्टेट वगैरह निकाल सकता है। तो इस तरीके के एन नंबर ऑफ फंक्शंस हैं इस मॉड्यूल के पास, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, 100+ फंक्शंस हैं इस मॉड्यूल के पास जो हम यूज करते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे जो करना है टास्क, एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं हम लोग। जो टास्क है हमारा वो ये है कि मान के चलो मेरे पास में एक फोल्डर है और उस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, बहुत सारी फाइल्स। और मेरा टास्क क्या है कि इसमें से हम 2 दिन पहले की फाइल्स को डिलीट करेंगे। और साइज के बेसिस पे लेना है तो साइज के बेसिस पे भी ले सकते हो कि भाई जिसका साइज 2 MB से ज्यादा है या 2 KB से ज्यादा है, ऐसा कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। या फिर दोनों के बेसिस पे कर सकते हो कि 2 दिन पहले की फाइल हो और साइज इतने से ज्यादा हो, उसको डिलीट करना है। तो इस तरीके का कोई भी एक ऑटोमेशन का टास्क हम करके देखते हैं। दोनों चीजों में आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा। मेन जो अभी का जो हमारा सेशन का मेन मोटिव है वो आपको एक टास्क करके दिखाना नहीं है। इस टास्क के जरिए जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है उनको क्लियर करना है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि पाइथन में किस तरीके से काम होता है और पाइथन किस तरीके से काम करता है। तो मैंने यहाँ पे पहला इंपोर्ट किया है ओएस मॉड्यूल को। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने आपको बताया वो जो डायरेक्टरी है उसमें से सारी फाइल्स को निकालना है, उनका टाइम निकालना है और साइज निकालना है, 2 चीजें निकालनी है। तो किसी भी डायरेक्टरी का मुझे डेटा चाहिए। अब जैसे मान के चलो आपको अगर इसको एडमिन का डेटा चाहिए तो आप क्या करते हो, एलएस कमांड लगाते हो। तो मुझे यहाँ पे एलएस के पास में क्या सब्स्टिट्यूट है, प्लीज म्यूट हेलो योरसेल्फ, please mute yourself, this session is live. Okay, so once we will finish then you can ask your questions. सर, एक क्वेरी था मेरा। Please write your query in chat box, please. ओके सर। This session is live. It's a humble request to everyone, please mute yourself and after the session you can ask your question. तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट चाहिए, मतलब उस डायरेक्टरी में कितने फोल्डर्स हैं, कितनी फाइल्स हैं। अच्छा देखो, रिकर्सिवली गेट करने का तरीका अलग होता है, अभी हम रिकर्सिवली पे काम नहीं कर रहे। अभी तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी डायरेक्टरी और फोल्डर होंगे उनको गेट कर रहे हैं, बस इतना काम है अभी। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया, ओएस के पास में एक प्री डिफाइंड नाम फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम क्या है, लिस्ट dir। ओएस मॉड्यूल के पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है लिस्ट dir। ये क्या कहता है, जो डायरेक्टरी का नाम आप मुझे बताओगे उस डायरेक्टरी में जितना भी कंटेंट होगा मैं उसको आपको लिस्ट करके दूंगा, जैसे ls कमांड करके दी थी। AWS का सेशन हमारा डियर 2 दिन पहले हुआ था, मंडे को। मैडम आपको लिंक शेयर कर देंगी उस वीडियो का, आप वो वीडियो देखना, AWS वाला आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम पर्टिकुलरली लिनक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो AWS का हम पहले करा चुके हैं सर, मैडम। लिनक्स होता क्या है ये थोड़ा सा बताएंगे? क्या लिनक्स होता क्या है ये बताएंगे थोड़ा सा? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड नाउ प्लीज क्लास के बाद क्वेश्चन रेज करना। तो लिस्ट dir में हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को लिस्ट करेंगे। तो डायरेक्टरी में लिस्ट करने के लिए डायरेक्टरी का नाम भी बताना पड़ेगा। अब हम यहाँ से कोई भी एक डायरेक्टरी ले सकते हैं, जैसे डाउनलोड ले लेते हैं या फिर कोई एडमिन ले लेते हैं, कोई भी डायरेक्टरी जिसको हमें लिस्ट करना है। आपको पूरा कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। मेरा यूजर से स्टार्ट होता है, रूट से स्टार्ट नहीं होता, यूजर एडमिन एंड देन उसके बाद में आता है हमारे पास में यहाँ पे डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स वाली जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे वो सबको आपको लिस्ट करके दे देगा। जैसे भाई मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ, अभी एक बार ध्यान से देखना, मैंने कहा cd डाउनलोड्स और इसके बाद मैंने ls कमांड चलाई और ls कमांड चलाने के बाद ये सारा का सारा कंटेंट आ गया। यही सेम टू सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कल वाले सेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो काम आप कमांड के थ्रू करते हो वही सेम काम मैं फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ। पाइथन में हर कमांड का एक सब्स्टिट्यूट होता है फंक्शन फॉर्म में, बस आपको मॉड्यूल का एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन उसके लिए यूज होता है, और वही आपको पढ़ाया जाता है पाइथन में।
सब हमको आता ही है। तो जब हम इस डेटा को प्रिंट करके देखेंगे तो डेटा एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट में सारी फाइल्स और सारे फोल्डर्स होंगे। ये देखो, ये पहली एक्सएलएस फाइल, डॉक फाइल, सीएसवी फाइल, इस तरीके से जिप फाइल, ठीक है, ये हमारी नोटपैड वाली फाइल, तो इस तरीके की बहुत सारी फाइल होती है। अब जो भी कंटेंट था वो सारा आ गया। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, हम फाइल्स की बात कर रहे थे, डायरेक्टरी की बात नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे थे उन फाइल्स को डिलीट करने की जो 2 दिन पहले की फाइल है। हम डायरेक्टरीज की तो बात ही नहीं कर रहे थे। अब इसमें तो डायरेक्टरीज भी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें से सबसे पहला टास्क है इसमें से सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को फिल्टर करना, यानी कि हर एक आइटम को चेक करना कि वो फाइल है या नहीं है। अगर वो फाइल है तो उसको फिल्टर करना, ये मेरा सबसे पहला टास्क है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप लगाऊंगा। मैंने कहा फॉर फाइल डेटा, और जब हम फाइल को प्रिंट करेंगे तो एक एक फाइल प्रिंट होगी इसमें से। ये देखो, ठीक है, ये देखो डॉक हो गया इस तरीके से आपके पास में। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये एक फाइल है या नहीं है। इसके लिए चलो मैं आपको एक और छोटा सा प्रोग्राम समझाता हूँ। हम प्रोग्राम को ब्रेक ब्रेक करके समझेंगे तो समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आया क्योंकि आपको पाइथन नहीं आता। मेरे पास में एक इनपुट फंक्शन होता है पाइथन में, जिसके थ्रू आप यूजर से इनपुट रीड कर सकते हो। पाइथन में एक इनपुट फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप यूजर से इनपुट रीड कर सकते हो। तो मैंने कहा एंटर ए फाइल नेम। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि जो वो नए में एंटर कर रहा है वो फाइल है या नहीं है, क्या वो डायरेक्टरी है या वो फाइल है। अगर वो फाइल है तो वो बोले एग्जिस्ट है, अदरवाइज बोले नॉट एग्जिस्ट है। तो डिसीजन लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, os.path.is फाइल। OS मॉड्यूल का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है इस फाइल। वो क्या कर रहा है, टेस्ट वेदर ए पाथ इज ए रेगुलर फाइल और नॉट। जो पाथ आप दे रहे हो वो रेगुलर फाइल है या नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, नेम दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि सर इतने बड़े सिस्टम में ये फाइल को कहाँ सर्च करेगा। तो डियर, ये सर्च करेगा फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी पे। और वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी की हम बात कर रहे हैं, जहां हमारी py फाइल रखी है। अगर आपकी py फाइल डेस्कटॉप पे रखी है तो ये उस फाइल को सिर्फ डेस्कटॉप पे सर्च करेगा, अभी रिकर्सिवली नहीं। रिकर्सिवली सर्च करने के लिए अलग मॉड्यूल होता है, उसके अलग फंक्शन होते हैं। os.path जो इस फाइल पर सर्च करेगा फाइल को, वो उसी डायरेक्टरी पे सर्च करेगा जहां आपकी py फाइल रखी हुई है। तो अभी मैं कहां बैठा हुआ हूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, test.py फाइल यूजर एडमिन, यानी कि मैं एडमिन के अंदर बैठा हुआ हूं। तो अगर मैं कोई भी फाइल जो एडमिन के अंदर है उसका नाम दूंगा तो वो उसको बताएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैं डाउनलोड्स की, डॉक्यूमेंट की, डेस्कटॉप की फाइल दूंगा तो वो सर्च नहीं कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा अगर हमारी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो हम यहाँ पे बोल देंगे फाइल एग्जिस्ट, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट, जो भी आपको लिखना है। रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को। अच्छा, एडमिन की फाइल्स देख लो, ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे एक abc.txt फाइल है पहले, ठीक है। रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को और हम एंटर करते हैं अभी के लिए abc.txt फाइल का नाम। तो मैंने लिखा abc.txt, ये एक फाइल है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, इसलिए देखो क्या बोल रहा है, फाइल एग्जिस्ट। दोबारा रन करके दिखाता हूं इस प्रोग्राम को। जब दोबारा हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस बार मैं कोई एक ऐसी फाइल एंटर करता हूं जो एग्जिस्ट नहीं करती, amit.txt। अभी देखो वो क्या बोल रहा है, फाइल नॉट एग्जिस्ट। अब मैं यार दोबारा रन करता हूं और कोई डायरेक्टरी का नाम एंटर करता हूं जो एग्जिस्ट करता है, जैसे डेस्कटॉप है, इसमें देखो डेस्कटॉप डायरेक्टरी भी है आपके पास में, या कोई भी डायरेक्टरी ले लो, जैसे आपके पास में यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी भी है, तो डेस्कटॉप एंटर करते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। इज फाइल फंक्शन क्या कहता है कि जो फाइल आप दे रहे हो वो अगर एक फाइल है और वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं आपको फॉल्स रिटर्न करूंगा। वो एक डायरेक्टरी एग्जिस्ट तो करती है पर वो फाइल थोड़ा ही है, वो तो एक डायरेक्टरी है, इसलिए वो क्या कह रहा है, फाइल नॉट एग्जिस्ट। तो यही सेम टू सेम फंक्शन मैं अपने लूप पे लगा दूंगा, यही सेम टू सेम फंक्शन मैं अपने लूप पे लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा फॉर फाइल इन डेटा, और मैंने कहा इफ फाइल, सॉरी, इफ os.path
डॉट इज फाइल। अब देखो, हम बैठे हैं एडमिन के अंदर और हमने जो फाइल्स को लिस्ट किया वो है डाउनलोड्स की फाइल। हमने जो फाइल्स को लिस्ट किया है वो है डाउनलोड्स की फाइल और हम बैठे हैं एडमिन के अंदर। तो अभी जब इस फाइल फंक्शन से तुम उस फाइल को सर्च करोगे तो वो एडमिन में ढूंढेगा, डाउनलोड्स में नहीं ढूंढेगा। आप कहीं और से फाइल अपने फोल्डर में लेके आए हो और वहां आप उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हो जबकि वो आपके पास है ही नहीं। इसलिए आपको अपनी फाइल के सामने कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। आप सिर्फ फाइल का नाम दोगे तो वो उसको एडमिन में सर्च करेगा, ना कि डाउनलोड्स में। इसलिए कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। तो कंप्लीट पाथ देने के लिए मैंने डाउनलोड्स के पीछे ऐड कर दिया किसको, फाइल को। अब जाके वो यहाँ पे सर्च करेगा और फिर आपको वही फाइल प्रिंट होगी, जो एक फाइल होगी, जो डायरेक्टरी होगी, वो प्रिंट नहीं होगी। अब इसको रन करते हैं, इससे हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब देखो इसमें सिर्फ फाइल आएंगी, अब डायरेक्टरी नहीं आएंगी। सारी की सारी फाइल्स हैं, पीडीएफ हो चाहे सीएसवी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टरी नहीं आई। पहले वाले आउटपुट में अगर आप चेक करोगे तो उसमें डायरेक्टरीज भी थी, लेकिन अभी वाले आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ फाइल्स हैं, इसमें कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। सबसे पहले हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है कि हमारी जो डायरेक्टरी थी उसमें से हमने सारी फाइल्स को निकाल लिया। अब मान के चलते हैं हमें निकालना है फाइल का क्रिएशन टाइम। अब फाइल का क्रिएशन टाइम कैसे निकालेंगे? तो ओएस मॉड्यूल के पास में एक और फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम क्या होता है, गेट। तीन फंक्शन होते हैं, एक होता है गेट ए टाइम, ए टाइम का मतलब होता है एक्सेस टाइम। एक होता है एम टाइम, एम टाइम का मतलब होता है मॉडिफिकेशन टाइम। और एक होता है सी टाइम, सी टाइम का मतलब होता है क्रिएशन टाइम। तीन फंक्शन होते हैं, ए टाइम, एम टाइम, सी टाइम। एक्सेस टाइम जब आपने लास्ट टाइम फाइल को एक्सेस किया, एम टाइम जब लास्ट टाइम आपने फाइल को मॉडिफाई किया, और सी टाइम मतलब जब लास्ट टाइम आपने फाइल को क्रिएट किया। ऑब्वियसली एक ही टाइम क्रिएट किया होगा। तो हमें क्या निकालना है यहां से, सी टाइम। सी टाइम में भी आपको फाइल का कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, तो हम यही पूरा का पूरा पाथ दोबारा से प्रोवाइड करेंगे और ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, यहां से फाइल का साइज निकाल के देगा। लेकिन एक और चीज अब समझने वाली है यहां पे, सॉरी टाइम निकाल के देगा। तो मैं यहां टी लिख देता हूं फॉर द टाइम। अभी के लिए हमने यहाँ पे फाइल का नेम प्रिंट किया, ठीक है, और बीच में एक स्पेस दिया और फिर हमने टाइम, मतलब हर फाइल के सामने उसका टाइम प्रिंट हो जाएगा अभी। लेकिन ये जो टाइम आता है ना, ये किस में आता है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प में। टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम स्टैम्प होता है 1 जनवरी 1970 से अभी तक की जितनी भी सेकंड्स हैं, उन सेकंड्स को हम लोग टाइम स्टैम्प बोलते हैं। तो यहाँ जो क्रिएशन टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम जो निकल के आता है वो 1 जनवरी 1970 से अभी तक की जितनी भी सेकंड्स हैं वो निकल के आती है। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम स्टैम्प। और टाइम स्टैम्प ये 1 जनवरी 1970 से क्यों आता है, क्योंकि माना जाता है कि यूनिक्स हमारा तब से स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये हमें उस दिन से और आज तक की जो सेकंड्स हैं वो रिटर्न करके देता है। अगर आप सामने देखोगे तो एक ह्यूमन रीडेबल टाइम नहीं है, वो एक टाइम स्टैम्प वैल्यू है, वो ह्यूमन रीडेबल टाइम नहीं है। अब दूसरी टास्क क्या आता है कि हमने टाइम निकाल तो लिया, ये हमारा टाइम निकल के तो आ गया, लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल टाइम नहीं है। ये टाइम कब का है, ये टाइम है टाइम स्टैम्प वैल्यू है। मुझे इसको ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसको रीड कर पाऊं, समझ पाऊं कि भाई ये कब की डेट है। अभी इसको देख के मुझे नहीं पता चल पा रहा। तो इसके लिए पाइथन के पास में एक और मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम है डेट टाइम मॉड्यूल। और इस डेट टाइम मॉड्यूल का पास में एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, फ्रॉम टाइम स्टैम्प। फ्रॉम टाइम स्टैम्प फंक्शन क्या कहता है कि जो आप मुझे टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करोगे, मैं उस टाइम स्टैम्प को एक ह्यूमन रीडेबल डेट और टाइम में कन्वर्ट करके आपको दूंगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फाइल के सामने एक ह्यूमन रीडेबल टाइम के साथ फाइल प्रिंट हो रही होगी। एक बार बंद होने देते हैं फिर आप समझते हैं। अब आप रीड कर पा रहे हो ये फाइल कब क्रिएट हुई थी, ये डेट है और ये उसका टाइम है। ये उसकी फाइल की डेट है और ये उसका टाइम है और ये है आपकी मिली सेकेंड्स। तो इस तरीके से अब हम टाइम को रीड कर पा रहे नहीं कर पा रहे,
तो हमने फाइल का टाइम निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे एक चीज और चाहिए, हमें 2 दिन पहले की डेट चाहिए। एक तो फाइल का क्रिएशन टाइम आ गया, अब हमें आज से 2 दिन पहले की या आज से 10 दिन पहले की कोई भी डेट चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? भाई आज की डेट तो चलो हम, ये तो फाइल की डेट थी, एक होती है आज की डेट निकाल ली, अब एक होती है मुझे 2 दिन पहले की डेट निकालनी है। तो पहले आज की डेट निकालेंगे, उसमें से 2 दिन माइनस करेंगे, तभी तो 2 दिन पहले की डेट निकल के आएगी। तो इस प्रोग्राम को एक सेकंड के लिए रोक के हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आज की डेट निकालने वाले हैं। भाई आज की डेट कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे मैंने एक नाव ले लिया, नाव कुछ नहीं है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है, नहीं है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। डेट टाइम के पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक टुडे फंक्शन है, टुडे ले लो आप, एक नाव फंक्शन है, नाव ले लो। नाव में आप टाइम को फॉर्मेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर उसको टाइम जोन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना है या यूटीसी फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है तो कोई सा भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे टुडे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। टुडे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका, जो आपको आज का डेट और टाइम निकाल के देता है, करंट सिस्टम का डेट और टाइम निकाल के देगा। जब मैं नाउ को प्रिंट करूंगा तो नाउ मुझे क्या प्रिंट करके देगा, सिस्टम का करंट डेट और टाइम। ठीक है जी, अभी का करंट डेट टाइम आ गया। अब मुझे इस डेट टाइम से 2 दिन पहले या 5 दिन पहले का टाइम चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए माइनस करेंगे हम डेट टाइम मॉड्यूल के पास में एक टाइम डेल्टा नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। और इस टाइम डेल्टा में आप क्या यूज करोगे, डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन टू डेट टाइम वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा, कितने दिन का टाइम मैनेज करना है हमें, चलो 10 दिन का कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं 2 दिन पहले मैंने कोई फाइल अपडेट की हो या नहीं की हो। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, और ये देखो 10 दिन पहले का, आज कितनी तारीख है, 24, 10 दिन पहले का 10, 12, 14 निकल के आ गया, यानी कि ये 10 दिन पहले का टाइम मेरे पास में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइम से और इस टाइम को कंपेयर करूंगा, फाइल्स वाले टाइम को, और जो कंपैरिजन में सेट हो जाएगा उसको प्रिंट कर देंगे, नहीं तो नहीं। तो अब इस लाइन को हम कहां ले जाएंगे, अपने फंक्शन के अंदर, या फिर इसको बाहर निकाल के रख लो आप नाव को, यहाँ नहीं बार ना चलाने की बजाय हम इसको बाहर भी रख सकते हैं, जिससे कि हमने पहले टाइम निकाल लिया, आज से 10 दिन पहले का टाइम। अब इसको कंपेयर करेंगे हम फाइल से, तो हमने कहा इफ नाउ if t is less than now, if t is less than now मतलब t अगर मेरा छोटा है, छोटा मतलब पहले का डेट है नाउ से भी, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल का नाम प्रिंट करेंगे और दूसरा हम उस फाइल का टाइम प्रिंट करेंगे। रन करते हैं इसको एक बार। सॉरी, name is not defined, we have file, we do not have name। ये देखो, अब ये सारी वो फाइल्स हैं जो आपकी आज से 10 दिन पहले की फाइल है। अभी आज की डेट की कोई भी फाइल नहीं है, यानी कि आज से 10 दिन के बीच की कितनी कम हो गई फाइल। पहले वाली फाइल देखो कितनी ज्यादा थी, अभी वाली फाइल देखो कितनी कम हो गई। तो अभी इसमें कोई भी डेट आप देखो वो सब आपकी 14 से पहले की डेट है, उसके बाद की डेट की कोई भी इसमें फाइल अवेलेबल नहीं है। अब आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मैं डिलीट नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरे सिस्टम की फाइल्स हैं। डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हाँ कैसे डिलीट करते हैं हम लोग। ओएस के पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है os.remove नाम का, जो फाइल को रिमूव करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे आप अपनी फाइल का कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करोगे, ये आपकी फाइल को यहाँ से रिमूव कर देगा। दैट्स इट, ये हमारा टास्क था पहला। किसके बेसिस पे, जब हमें टाइम के बेसिस पे कभी भी किसी भी फाइल को रिमूव करना हो, कि मेरा एक फोल्डर है, मुझे उसमें से 10 दिन पहले की सारी फाइल निकालनी है और उन सारी फाइल्स को मुझे रिमूव करना है।
ये मेरा पहला टास्क था, सपोज करते हैं। तो आई होप सो आपको कई सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, जैसे टाइम वगैरह पे कैसे पाइथन में काम किया जाता है, पाथ वगैरह, ओएस कितना आपका यूजफुल मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, इसके पास में कितने ज्यादा फंक्शन है और हर फंक्शन किस तरीके से काम करता है, पाइथन की रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है प्रोग्राम की, कि डेट टाइम में से फ्रॉम टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट करो, मुझे सी टाइम चाहिए यहाँ से और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, देन कितना इजी सिंटैक्स है पाइथन का। अच्छा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत पाइथन सीखोगे तो ये बेसिक सी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ये 3 लाइंस को हम हटा देते हैं यहां से। अब हमें क्या करना है, अब मान लो हम साइज के बेसिस पे काम करने की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको कमेंट करता हूं। पाइथन में मल्टीपल कमेंट्स होते हैं ट्रिपल कोटेशन मार्क्स से, ठीक है। दैट मींस ये कोड अब आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमें क्या निकालना है, फाइल का निकालना है साइज। तो os.path.get size नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो आपको साइज रिटर्न करता है फाइल का। लेकिन एक चीज याद रखना डियर, यहाँ जो साइज आता है वो बाइट्स में आता है, वो केबी और एमबी में नहीं आता। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है केबी में और एमबी में। ठीक है, तो फाइल का नाम प्रिंट करते हैं हम लोग और साइज प्रिंट करते हैं फाइल का। यहाँ पे बीच में ये डॉट डॉट लगा दिया मैंने फॉर द बेटर रीडेबिलिटी, और यहाँ पे हम साइज प्रिंट करेंगे। तो फाइल के साथ में उसका साइज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन साइज जो होगा वो बाइट्स में होगा, वो केबी में और एमबी में नहीं होगा। उससे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केबी में और एमबी में। ये देखो सारी फाइल्स का साइज है हमारे साथ में यहाँ पे। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1024 से अगर केबी में कन्वर्ट करना है, और 2048 से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एमबी में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो हर एक फाइल को, और वो आपकी केबी में और एमबी में और जीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से फिर आप इसमें आगे डिसीजन ले सकते हो कि साइज इज ग्रेटर देन दिस, या आप अपनी तरफ से कोई एक बाइट्स में साइज ले लो, आप उससे उसको कंपेयर करा लो यहाँ पे कि इफ साइज इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू देन डिलीट दिस फाइल, अदरवाइज उसको लेफ्ट कर दो। तो आप यहाँ पे फिर लगा दोगे कि इफ साइज इज ग्रेटर देन, अब बाइट्स में मान के चलो आपने यहाँ पे कोई भी 2048 बाइट्स ले लिया, तो ये कितना हो गया, 2 KB हो गया। अब सारी फाइल मुझे लग रहा है आई थिंक 2 KB से बड़ी की होंगी, तो एमबी का साइज ले लो और उसके बाद में फिर यहाँ पे os.remove फंक्शन लगा दो और यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम दे दो, तो वो सारी फाइल को रिमूव कर देगा। इस तरीके से पाइथन में स्क्रिप्टिंग की जाती है। तो पाइथन काफी इजी लैंग्वेज है। अभी आपको ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ से आधी चीजें आपने पढ़ी हुई नहीं है। तो अगर आप स्टार्टिंग से करोगे और अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, जिसमें आप पाइथन के डेटा टाइप्स वगैरह, वेरिएबल्स वगैरह, मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे लूप लगाते हैं हम लोग, डिसीजंस कैसे लेते हैं, इफ एल्स कैसे काम करता है, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी टास्क होगा। ये आपको भी देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बट अगर आपको पाइथन का बेसिक आता भी है तब भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑटोमेशन के लिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हो तब भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो। पाइथन की कोई प्रीरिक्विजिट होती नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरा, पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। पढ़ेंगे और उसमें हम हर दिन नए किसी एक टॉपिक पे बात किया करेंगे, ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हो। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है? वॉइस का है।
तो मिलते हैं हम लोग मंडे को. टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू.